वेलकम टू नेशनल रैंकर्स। मैं हूं आभा गुप्ता सेरीवाल और मैं पढ़ा रही हूं क्लास 12th का अकाउंट, जिसमें हम चैप्टर 4 नए साझेदार का प्रवेश पढ़ रहे हैं। नए साझेदार के प्रवेश के समय ख्याति का मूल्यांकन किस तरीके से किया जाता है। जब साझेदार के द्वारा ख्याति की राशि नगद लाई जाती है तो हमें क्या एंट्री करना है, और जब वो ख्याति की राशि हम साझेदारों को, पुराने साझेदारों को बांट देते हैं, उनके बीच में उसका बंटवारा कर देते हैं, उसका विभाजन कर देते हैं, तो क्या एंट्री करना चाहिए हमें। ये देखिए, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डीआर, क्योंकि ख्याति की राशि का बंटवारा कर रहे हैं हम, तो ख्याति की राशि का जो बंटवारा किया जा रहा है तो उसको हम डेबिट कर देंगे। जिसको बंटवारा करना है, मतलब जिसको वो ख्याति की राशि देना है, उनको हम क्रेडिट कर देंगे। टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ओल्ड पार्टनर्स में मान लीजिए कि दो पार्टनर हैं ए और बी, तो हम लिख देंगे टू एज कैपिटल अकाउंट, टू बी इज कैपिटल अकाउंट। या कोई नाम दिए गए हैं राम श्याम, तो टू राम्स कैपिटल अकाउंट, टू श्याम्स कैपिटल अकाउंट। मतलब टू ओल्ड पार्टनर की जगह हम क्वेश्चन में जब नाम दिए जाएंगे तो हम उनके नाम भी लिख सकते हैं। नरेशन फॉर गुडविल डिवाइडेड, गुडविल डिवाइडेड मतलब ख्याति की राशि का बंटवारा करने के लिए। उपयुक्त दोनों प्रविष्टियों की निम्नानुसार मिश्रित प्रविष्टि भी की जा सकती है। इसके पहले मैंने आपको एंट्री बताई थी कैश, जब ख्याति की राशि नए साझेदार के द्वारा नगद लाई जाती है तो हम एंट्री करते हैं कैश अकाउंट या टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, और फिर ख्याति की राशि का बंटवारा करने की एंट्री करते हैं, क्योंकि ख्याति की राशि पुराने साझेदारों को उनके त्याग के परिणाम स्वरूप दी जाती है। तो हम चाहें तो उन दोनों एंट्री की बजाय एक एंट्री करके भी इसको कंप्लीट कर सकते हैं। तो वो एक एंट्री क्या होगी, देखिए आप, कैश अकाउंट डीआर टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। हमने जो कैश आया वो डायरेक्ट ओल्ड पार्टनर्स के अकाउंट में जमा कर दिया। तो गुडविल ब्रॉट इन एंड क्रेडिटेड टू ओल्ड पार्टनर्स, मतलब ख्याति की राशि लाई गई और पुराने साझेदारों के खाते में उसको जमा किया गया। लेखांकन प्रमाप, अब हम ख्याति से संबंधित जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है लेखांकन प्रमाप 10 वो पढ़ेंगे। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ने स्थायी संपत्तियों के लेखांकन के संबंध में लेखांकन प्रमाप 10 की रचना की है। इस लेखांकन प्रमाप का अनुच्छेद 16 ख्याति के ही लेखांकन से संबंधित है। मतलब इसमें ख्याति से संबंधित कुछ नियम और शर्तें बताई गई हैं, जिसके अनुसार नए साझेदार के प्रवेश के समय यदि फर्म की ख्याति का मूल्यांकन किया जाए तो ख्याति का लेखा पुस्तकों में नहीं किया जाएगा। कब? जब फर्म में नए साझेदार के प्रवेश के समय ख्याति का मूल्यांकन करना हो तो फर्म की ख्याति का लेखा पुस्तकों में नहीं होगा। प्रवेश के समय ख्याति के समायोजन के लिए संपूर्ण फर्म की ख्याति के आधार पर नए साझेदार के हिस्से की ख्याति को निकाला जाएगा और फिर साझेदार के पूंजी खाते को डेबिट किया जाएगा, और जो पुराने साझेदार हैं उनके पूंजी खाते को क्रेडिट कर दिया जाएगा। क्रेडिट करते समय जो अमाउंट है वो उनके त्याग के अनुपात में दी जाएगी। मतलब कुल मिलाकर इसमें ख्याति का समायोजन किया जाता है। और ये कब किया जाता है? जब साझेदार ख्याति की राशि नगद लाने में असमर्थ हो, तब आपको लेखांकन प्रमाप 10 के अनुसार ख्याति का मूल्यांकन करना है। तो पहले ख्याति की राशि निकाली जाती है कि नए साझेदार की ख्याति कितनी होगी, और फिर उस राशि से नए साझेदार के खाते को डेबिट किया जाता है, और जो पुराने साझेदार हैं जो अपने हिस्से का त्याग कर रहे हैं नए साझेदार के लिए, त्याग के अनुपात में उनको क्रेडिट किया जाता है। तो जो एंट्री बनती है वो होती है, देखिए आप, न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डीआर टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। मतलब जो नया पार्टनर है उसको डेबिट कर दिया जाएगा और जो पुराने साझेदार हैं उनको क्रेडिट कर दिया जाएगा। फिर नरेशन हम लिख देंगे, बीइंग न्यू पार्टनर्स शेयर ऑफ गुडविल डेबिटेड एंड क्रेडिटेड टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर सैक्रिफाइसिंग रेशो। मतलब उनके जो त्याग के अनुपात है उसमें उनको क्रेडिट किया गया। अब अगला टॉपिक आ रहा है हमारा, फर्म की संपत्तियों और दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन। जब भी किसी फर्म में नए साझेदार का प्रवेश होता है तो फर्म की जो विद्यमान संपत्ति और दायित्व हैं उनका पुनर्मूल्यांकन करवाया जाता है। पुनर्मूल्यांकन करवा के ये देखा जाता है कि जो संपत्तियां और दायित्व हैं उनका सही मूल्य क्या है, क्योंकि
जब भी पुराने साझेदारों ने व्यापार शुरू किया था 5 साल पहले या 10 साल पहले, तो आफ्टर 5 या 10 साल बाद उस संपत्ति और दायित्वों का वही मूल्य तो रहा नहीं होगा, कुछ ना कुछ उनके मूल्य में परिवर्तन हुआ होगा। कुछ संपत्तियों के मूल्य बढ़े होंगे और कुछ संपत्तियों के मूल्य कम हुए होंगे। तो किस संपत्ति का सही मूल्य क्या है, ये जानने के लिए पुनर्मूल्यांकन करवाया जाता है। जब नया साझेदार फर्म में प्रवेश करता है तो प्रवेश की तिथि से ही फर्म की समस्त संपत्ति और दायित्वों का भागीदार हो जाता है, मतलब फर्म की संपत्ति और दायित्वों में उसका हिस्सा निश्चित हो जाता है। अतः प्रवेश के समय यह जरूरी होता है कि फर्म की जो संपत्ति और दायित्व हैं उनको उनके सही मूल्य पर, उचित मूल्य पर उनको दिखाया जाए। इसलिए संपत्ति और दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन किया जाता है। और पुनर्मूल्यांकन से संबंधित जो भी लाभ या हानि होती है वो पुराने साझेदारों को दी जाती है। क्यों? क्योंकि पुराने साझेदारों की ही मेहनत का परिणाम होता है इतने दिनों से जो भी संपत्तियों के मूल्य बढ़े हैं या कम हुए हैं। अगर इससे कोई लाभ होता है तो वो भी पुराने साझेदारों को मिलता है, अगर कोई हानि होती है तो वो भी पुराने साझेदारों को मिलती है। नए साझेदार का इससे कोई लेना देना नहीं होता है। नए साझेदार को सिर्फ ये जानकारी मिल जाती है कि जिस फर्म में वो नए साझेदार के रूप में आया है, नए साझेदार के रूप में उसने पूंजी लगाई है, उस फर्म की आर्थिक स्थिति कैसी है। इसके लिए एक अकाउंट बनाया जाता है जिसे रिवैल्यूएशन अकाउंट, पुनर्मूल्यांकन खाता या लाभ हानि समायोजन खाता, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट कहते हैं। किसी किसी क्वेश्चन में आपको बोला जाएगा कि पुनर्मूल्यांकन खाता बनाइए, तो भी वही आपको संपत्ति और दायित्व के मूल्य में जो परिवर्तन है वो दिखाना है। और जब आपसे कहा जाए कि लाभ हानि समायोजन खाता बनाइए, तो भी आपको संपत्ति और दायित्वों के मूल्य में जो परिवर्तन है वो आपको उसमें दिखाना है। अब पुनर्मूल्यांकन खाता, अभी हमने पढ़ा कि पुनर्मूल्यांकन खाता या लाभ हानि समायोजन खाता बनाया जाता है। तो ये होता क्या है और इसको किस तरीके से बनाया जाता है, अब हम ये देखेंगे। यदि संपत्ति के मूल्य में कमी होती है तो इस कमी को पुनर्मूल्यांकन खाते में डेबिट कर दिया जाता है, और अगर संपत्ति के मूल्य में वृद्धि होती है तो यह पुनर्मूल्यांकन खाते में क्रेडिट कर दी जाती है, जमा कर दी जाती है। क्लियर हो गया आपको कि अगर संपत्ति के मूल्य में कमी हो रही है तो आपको डेबिट साइड में लिखना है, और अगर संपत्ति के मूल्य में वृद्धि हो रही है तो आपको क्रेडिट साइड में लिखना है। उसी तरह से अगर दायित्व है, फर्म के दायित्वों में किसी तरह की कोई कमी हो रही है तो वो आपको क्रेडिट साइड में लिखना है, और अगर दायित्वों में किसी प्रकार की वृद्धि हो रही है तो वो आपको डेबिट साइड में लिखना है। जस्ट अपोजिट हो जाता है, संपत्तियों में कमी डेबिट में, संपत्तियों में वृद्धि क्रेडिट में, उसी तरह से दायित्वों में कमी क्रेडिट में और दायित्वों में वृद्धि डेबिट में। पुस्तकों में प्रदर्शित किए गए अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, कभी कभी कुछ दायित्व ऐसे होते हैं जो पुस्तकों में नहीं दिखाए जाते हैं, तो उनको हम पुनर्मूल्यांकन खाते में डेबिट में लिखेंगे। उसी तरह से कुछ संपत्तियां ऐसी होती हैं जो चिट्ठे में नहीं दिखाई जाती हैं, अनरिकॉर्डेड होती हैं, तो उनको आपको पुनर्मूल्यांकन खाते के क्रेडिट साइड में लिखना है। अदत्त व्यय, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस को भी लिखना है हमें। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस जो हैं वो डेबिट साइड में आएंगे और जो प्रीपेड एक्सपेंसेस हैं वो क्रेडिट साइड में आएंगे। इन सभी व्यवहारों से होने वाले लाभ को पुराने साझेदारों को उनके पुराने लाभ हानि विभाजन के अनुपात में लिखा जाता है। मतलब जो पुराने साझेदार हैं उन्हीं को देना है, नए साझेदार को इसमें शामिल नहीं करना है। अब चूंकि पुराने साझेदारों को दे रहे हैं तो पुराने अनुपात में देंगे हम। इस प्रकार पुनर्मूल्यांकन खाता बंद कर दिया जाता है। यह एक प्रकार का नाम मात्र खाता होता है। जितने भी खाते लाभ हानि जानने के लिए बनाए जाते हैं वो नाम मात्र के खाते कहलाते हैं। इसे लाभ हानि समायोजन खाता भी कहा जाता है। हमें ये चीज़ ध्यान में रखना है कि पुनर्मूल्यांकन के लाभ हानि से नए साझेदार का कोई संबंध नहीं होता है, केवल पुराने साझेदार ही इससे प्रभावित होते हैं। जो भी लाभ होता है वो पुराने साझेदारों को दिया जाता है, हानि होती है तो वो भी पुराने साझेदारों को दी जाती है। नए साझेदार का इससे कोई लेना देना नहीं होता है। उसे सिर्फ इस बात की जानकारी हो जाती है कि फर्म लाभ में है की स्थिति में है या हानि की स्थिति में है।
रिवैल्यूएशन अकाउंट किस तरह से बनाया जाता है, अब हम उसका फॉर्मेट देखेंगे। कॉलम्स इसके पर्टिकुलर अमाउंट, लाभ हानि खाते की तरह होता है। ये नाम मात्र का खाता होता है, इसलिए जितने भी नाम मात्र के खाते होते हैं उनमें 4 कॉलम होते हैं। पर्टिकुलर डेबिट साइड में हमें लिखना है टू डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ असेट्स। अगर असेट्स के मूल्य में, संपत्ति के मूल्य में किसी तरह का कोई परिवर्तन हो रहा है तो वो आपको डेबिट में लिखना है। इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ लायबिलिटी, अगर दायित्व के मूल्य में किसी तरह की कोई वृद्धि हो रही है तो वो आपको डेबिट में लिखना है। ध्यान रखना है कि संपत्ति के मूल्य में होने वाली कमी डेबिट में आएगी और दायित्वों के मूल्य में होने वाली वृद्धि डेबिट में आएगी। दोनों अपोजिट हैं। टू अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी कभी कभी कोई ऐसी लायबिलिटी होती है, ऐसे दायित्व होते हैं जो फर्म की पुस्तकों में लिखना छूट जाते हैं, या फिर अचानक से वो दायित्व फर्म को देना पड़ते हैं, उनका भुगतान फर्म को करना पड़ता है, तो वो इसमें आ जाएगा टू अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी के नाम से। इसी तरह से क्रेडिट साइड में बाय इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ असेट्स, असेट्स के मूल्य में अगर वृद्धि होती है तो वो हमको क्रेडिट में लिखना है। देखिए, कमी होगी तो डेबिट में लिखना है, वृद्धि होगी तो क्रेडिट में लिखना है। उसी तरह से दायित्व, दायित्व के मूल्य में अगर वृद्धि होती है तो हमने डेबिट में लिखा, तो दायित्वों में अगर कमी होगी तो वो हम क्रेडिट में लिख देंगे। जिस तरह से अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी को हमने डेबिट साइड में लिखा, उसी तरह से अगर कोई अनरिकॉर्डेड असेट्स है जिसका लेखा करना फर्म में भूल गए हैं तो वो आपको क्रेडिट साइड में लिख देना है बाय अनरिकॉर्डेड असेट्स करके। फिर इसके बाद जो भी हमें प्रॉफिट या लॉस होता है वो हमें लिखना है। तो अगर लॉस होता है तो क्रेडिट साइड में आ जाएगा बाय लॉस ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर ओल्ड रेशो। ओल्ड रेशो में मतलब पुराने अनुपात में ये लाभ उनको, हानि उनको दे दी जाएगी। और अगर लाभ हो रहा है तो वो डेबिट साइड में आ जाएगा। अगर क्रेडिट की टोटल ज़्यादा है तो फर्म को प्रॉफिट हो जाएगा, और अगर डेबिट की टोटल ज़्यादा है तो लॉस हो जाएगी। लॉस हो या प्रॉफिट हो, आपको पुराने साझेदारों को देना है रिवैल्यूएशन का, और उनके पुराने अनुपात में देना है। अब हम जर्नल एंट्री, नकल प्रविष्टियाँ क्या होंगी ये देखेंगे, क्योंकि कभी कभी कुछ क्वेश्चंस में हमको जर्नल एंट्री पूछ ली जाती है कि पुनर्मूल्यांकन से संबंधित जर्नल एंट्रियाँ करिए। तो हम ये देखेंगे कि इसमें अगर संपत्ति का मूल्य बढ़ता है तो क्या एंट्री होगी। अगर संपत्ति का मूल्य बढ़ता है तो असेट्स अकाउंट ER2 रिवैल्यूएशन अकाउंट, जो भी असेट्स है उसका नाम आ जाएगा। जैसे फर्नीचर के मूल्य में वृद्धि हुई तो असेट्स की जगह हम फर्नीचर लिख देंगे, फर्नीचर अकाउंट ER2 रिवैल्यूएशन अकाउंट। और फिर नरेशन लिख देंगे असेट्स प्राइस इंक्रीज्ड, इंक्रीज मतलब बढ़ना, कि असेट्स की प्राइस बढ़ाई गई। संपत्ति के मूल्य में कमी होने पर, संपत्ति का मूल्य जब बढ़ा था तो हमने असेट्स को डेबिट किया था और रिवैल्यूएशन को क्रेडिट किया था। अब जब संपत्ति के मूल्य में कमी होगी तो इसकी जस्ट अपोजिट एंट्री हो जाएगी, रिवैल्यूएशन डेबिट हो जाएगा और असेट्स क्रेडिट हो जाएगी। जैसे मान लीजिए फर्नीचर के मूल्य में वापस कमी हो गई, जब वृद्धि हुई थी तो हमने उसको डेबिट कर दिया था, अब जब कमी होगी तो उसको क्या कर देंगे, हम क्रेडिट कर देंगे। रिवैल्यूएशन अकाउंट ER2 फर्नीचर, असेट्स प्राइस डिक्रीज्ड, ये इसका नरेशन हो जाएगा। दायित्व में कमी आने पर, दायित्व में किसी तरह की कोई कमी आती है तो वो हो जाएगी लायबिलिटीज अकाउंट ER2 रिवैल्यूएशन अकाउंट। जो भी लायबिलिटी है उसका नाम आ जाएगा। अगर क्रेडिटर्स हैं तो क्रेडिटर्स डेबिट हो जाएंगे, बिल्स पेबल है तो बिल्स पेबल डेबिट हो जाएगा। और नरेशन लायबिलिटीज डिक्रीज्ड। दायित्व में वृद्धि होने पर, अगर दायित्वों में किसी तरह की वृद्धि हुई है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट ER2 लायबिलिटीज अकाउंट। अब जस्ट अपोजिट कंडीशन हो गई तो लायबिलिटी क्या होगी, क्रेडिट हो जाएगी। नरेशन हो जाएगा लायबिलिटीज इंक्रीज्ड, मतलब लायबिलिटी बढ़ाई गई। पुनर्मूल्यांकन पर हानि होने पर, अगर पुनर्मूल्यांकन से हानि हो रही है तो वो हमें पुराने साझेदारों को देना है। पुराने साझेदारों को देना है तो ये एंट्री हो जाएगी ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ER2 रिवैल्यूएशन अकाउंट।
लॉस ऑन रिवैल्यूएशन डिवाइडेड, हानि होने पर आपको ओल्ड पार्टनर्स को डेबिट करके रिवैल्यूएशन को क्रेडिट कर देना है। फिर अगर फर्म को लाभ होता है इसके जस्ट अपोजिट पुनर्मूल्यांकन से, तो इसकी अपोजिट एंट्री हो जाएगी रिवैल्यूएशन अकाउंट DR टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। नरेशन हो जाएगा प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन डिवाइडेड। तो ये थी हमारी पुनर्मूल्यांकन से संबंधित एंट्रियां। हमने इसमें पुनर्मूल्यांकन खाते का फॉर्मेट, उसका प्रारूप भी देखा कि कहाँ पर हमको क्या लिखना है, और उससे संबंधित जर्नल एंट्रियां भी देखी। तो इससे हमको ये समझ में आया कि पुनर्मूल्यांकन से होने वाला जो लाभ है वो या हानि है, तो वो हमको पुराने साझेदारों को देना है उनके पुराने अनुपात में। और जब भी नए साझेदार का प्रवेश होता है, फर्म की संपत्ति और दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन ज़रूरी होता है। तो जब भी आप क्वेश्चन करेंगे, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस जब आप सॉल्व करेंगे, तो उसमें ये सारी चीज़ें आपको काम में आएंगी। तो इन सब चीज़ों को आप ध्यान रखिए।